Hello students, welcome to my channel Pharmacy with Priya. So this is the lecture 6 of our GPAT Cracker series and this will be based on tablet preparation methods. Okay, so let's get started with the video. सबसे पहले टैबलेट प्रिपरेशन मेथड या उसके मैन्युफैक्चरिंग पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ग्रैन्युलेशन के बारे में थोड़ा सा समझें. ग्रैन्युलेशन होती क्या है, ग्रैन्यूल्स बनाना क्यों ज़रूरी है, ये एक ब्रीफ में आपको बता देती हूँ. उसके बाद जाएंगे टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग पे. So, granulation is the process of adherence of small particles for the formation of large particles. Granulation is performed due to the following reasons like uniform mixture production, enhancement of powder flow, avoidance of powder segregation and improvement of compaction characteristics of mix. So इस पूरी स्लाइड में क्या लिखा है कि जो आपकी ग्रैन्युलेशन होती है उस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं. जो मान लो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ना, आप उनको अढेर कराते हो. अढेर कराने का मतलब होता है एक साथ जोड़ना या मिलवाना. हम उनको जुड़वाते हैं पास पास, ऐसे अढेर मतलब एक दूसरे के पास, क्लोज या फिर स्टिक करना एक दूसरे से, है ना. तो उनको हम एक साथ जोड़ के क्या बनाते हैं, लार्ज पार्टिकल्स बनाते हैं. इट इज परफॉर्म्ड, वो क्यों परफॉर्म किया जाता है, जिससे हमें एक यूनिफॉर्म मिक्सचर मिल जाए. यूनिफॉर्म मिक्सचर मतलब एक सार मिक्सचर हो, जो पूरा हमारा जो पाउडर का फ्लो है वो और अच्छा हो जाए. आप खुद बताइए, अगर कोई चीज़ एक समान है तो वो अच्छे से फ्लो करेगी, बजाय कि कोई चीज़ है उसमें बहुत बड़े छोटे हर टाइप के पार्टिकल्स हैं तो वो इतना अच्छा फ्लो आपको नहीं देगी. पाउडर सेग्रीगेट ना हो, अलग अलग ना हो, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए भी हम ग्रैन्युलेशन करते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपकी कॉम्पैक्शन होती है मिक्सचर की, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी ये किया जाता है. कॉम्पैक्शन मतलब जो जुड़ना एक साथ, उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए भी हम इसको करते हैं. उस कॉम्पैक्ट को इम्प्रूव करने के लिए भी हम इसको करते हैं. तो हमने क्या पढ़ा इस स्लाइड में, बेसिकली वी हैव रेड एज ग्रैन्युलेशन की प्रोसीजर में हम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स को एक साथ जोड़ते हैं और लार्ज पार्टिकल्स की फॉर्मेशन कराते हैं. और वो हम इसलिए परफॉर्म करते हैं जिससे हमारा मिक्सचर जो है यूनिफॉर्म हो जाए, उसकी पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज बढ़ जाए, कंपैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे हो जाए और पाउडर जो सेग्रीगेट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, वो चीज़ ना हो. अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. इसमें हम ग्रैन्युलेशन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे. ग्रैन्युलेशन मैकेनिज्म में देखो, अगर आपको ग्रैन्यूल्स बनाने हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका बॉन्ड फॉर्म करना पार्टिकल्स के बीच में. क्यों ये ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा तभी तो वो किसी न्यू चीज़ को कर पाएंगे ना. स्मॉल पार्टिकल्स बॉन्ड फॉर्म करेंगे, वो लार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. और ये नहीं है कि बॉन्ड वीक सा हो, बॉन्ड भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो इजीली ब्रेक ऑफ ना करे. अगर वो इजीली टूट गया तो वो अच्छी सी टैबलेट नहीं बना पाएगा, बल्कि वो उस स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाएगा. तो बॉन्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए और बॉन्ड फॉर्मेशन मस्ट है. अब ये जो भाई बॉन्ड फॉर्म होता है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये बॉन्ड किस उससे फॉर्म हो सकता है, क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं इसके पीछे. तो देखो, एडहेशन एंड कोहेशन से बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, इंटरफेशियल फोर्सेस के थ्रू बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग के थ्रू बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं आपके सॉलिड पार्टिकल्स के, उसके वजह से भी बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, और सॉलिड ब्रिजेस के थ्रू भी बॉन्ड फॉर्म हो सकता है. ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रैन्युल फॉर्मेशन. अब आपको ग्रैन्यूल का समझ आ गया कि ग्रैन्यूल का मैंने आपको मैकेनिज्म थोड़ा सा बता दिया और ग्रैन्युलेशन प्रोसीजर क्या होती है ये सब बता दिया. अब हम आते हैं टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग पे. जब आपने ग्रैन्यूल्स बना लिए ना, उसके बाद ही तो आप टैबलेट तक जाओगे. सीधा एक सीपेस ले लियो और ऐसे ही रॉ थोड़ी ना शुरू कर दोगे, पहले ग्रैन्यूल फॉर्म करनी पड़ती है. ठीक है, यहाँ पे आपने यही सब पढ़ा था. और यहाँ पे आपने ये भी पढ़ा ना कि हम क्यों करते हैं ग्रैन्युल फॉर्म. तो अगर आपकी ये सब चीज़ें रहेंगी तो एक अच्छी सी टैबलेट बनेगी. अब आपके पास ग्रैन्युल का पूरा वो आ गया मिक्सचर, आप उसको डायरेक्ट कंप्रेस कर सकते हो, ड्राई ग्रैन्युलेशन के लिए जा सकते हो या फिर वेट ग्रैन्युलेशन के लिए जा सकते हो. सो वन बाय वन वी विल स्टडी दी 3 टाइप्स ऑफ
मेथड्स। नाउ इन डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड क्या होता है कि जैसे मैंने कोई भी मुझे मिला सोडियम ब्रोमाइड, क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, कुछ भी है ना, तो उसको मैं कंप्रेस कर देती हूँ डायरेक्टली। आप इसके नाम से ही इसको लर्न कर सकते हो। डायरेक्ट कंप्रेशन मीन्स मैं इसमें हर चीज़ डायरेक्टली कंप्रेस कर रही हूँ। अब एक बात बताओ, आप सामान लेकर डायरेक्टली कंप्रेस करो तो टाइम तो बचाएगा, ऑब्वियसली टाइम बचाएगा। तो एक एडवांटेज यहाँ से लर्न हो गया कि भाई ये तो शॉर्टेस्ट है और कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं है? जब मैं आपको खुद कह रही हूँ कि आप ये लो डायरेक्टली कंप्रेस करते हो तो कॉम्प्लेक्सिटी तो खत्म ही हो गई ना, कुछ कॉम्प्लेक्स तो बचा ही नहीं। तो यहाँ से हमने दूसरा एडवांटेज लर्न कर लिया। अब क्या होता है ना कि इसमें आपको कोई भी एडिशनल प्रोसीजर नहीं करनी पड़ती है अपने एपीआई और एक्सीपिएंट्स के साथ। आप उनको लो, मिक्स करो, टुगेदर मिक्स करके उनकी कंप्रेशन कर दो। कोई भी प्री ट्रीटमेंट भी नहीं करना है पाउडर ब्लेंड के ऊपर। और सबसे अच्छी चीज़, इसमें आप थर्मोलिबाइल सब्सटेंसेस को भी यूज़ कर सकते हो। थर्मोलिबाइल होते हैं जो आपके टेम्परेचर सेंसिटिव है या हीट सेंसिटिव है, उससे ख़राब हो जाते हैं अगर वो, तो मैं डायरेक्ट कंप्रेस कर सकती हूँ क्योंकि मैं इसमें कुछ और कर ही नहीं रही हूँ। बस मैं एक्सीपिएंट्स एपीआई ले रही हूँ और उनको डायरेक्टली कंप्रेस कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे आप ड्रग है, फिलर है, डिसइंटीग्रेंट है, लुब्रिकेंट है, ग्लाइडेंट है, सबको लेके मिक्स किया, एक ब्लेंड बनाया और फिर आई हैव डन द कंप्रेशन। सो देखो, अगर आपको ये टर्म्स क्लियर नहीं है ना, यू कैन गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस, उसमें ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यही जीपैट लेक्चर्स में ये एक एक टर्म मैंने बताया हुआ है। तो डायरेक्ट कंप्रेशन में हमने ये पढ़ा कि हम सब्सटेंसेस लेंगे और डायरेक्टली कंप्रेशन कर देंगे। कोई भी प्री ट्रीटमेंट नहीं चाहिए क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए। तो इट इज़ द शॉर्टेस्ट एंड द नॉन कॉम्प्लेक्स मेथड। ठीक है, अब हम आते हैं ड्राई ग्रैन्युलेशन के लिए। ड्राई ग्रैन्युलेशन में आप एक चीज याद रखोगे, ड्राई का मतलब है सूखा। सूखा मतलब क्या? मैं वो वाली चीजें भी इसमें डाल सकती हूँ जो कि मॉइस्चर को सेंसिटिव है या थर्मोलिबाइल है। ठीक है, और इसके अलावा मैं वो वाले टैबलेट इंग्रेडिएंट भी डाल सकती हूँ जो कि आपस में जिनका इतना अच्छा कोहेशन नहीं है। मैंने क्या बोला था, कोहेशन होना भी तो जरूरी है। ठीक है, पर अगर मैं बोलूँ यार ये वाला टैबलेट इंग्रेडिएंट और इसमें अच्छा कोहेशन नहीं है, स्टिल आई कैन मेक इट्स टैबलेट बाय ड्राई ग्रैन्युलेशन। ओके, उस केस में एक प्रोसीजर होती है स्लगिंग, मैं उसको यूज कर सकती हूँ ग्रैन्यूल्स बनाने के लिए और फिर मैं ड्राई ग्रैन्युलेशन कर सकती हूँ। बट एक जो चीज हमने देखी कि ड्राई ग्रैन्युलेशन की पॉपुलैरिटी कुछ टाइम से बहुत कम हो गई है। व्हाई? एवरीवन इज गोइंग फॉर द डायरेक्ट कंप्रेशन। हालांकि स्लगिंग और रोलर कंपैक्शन अभी भी एम्प्लॉय होते हैं हमारी टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में, बट अगर हम एक जनरल बेसिस पे बात करें तो ड्राई ग्रैन्युलेशन को अब इतना ज़्यादा लोग नहीं प्रिफर करते हैं। ठीक है, बोथ रोलर कॉम्पैक्शन एंड स्लगिंग रिक्वायर कन्वेंशनल ग्रेड्स ऑफ एक्सीपिएंट्स। ये बोल रहे हैं कि जो रोलर कॉम्पैक्शन और स्लगिंग है, दोनों में आपके जो एक्सीपिएंट्स यूज होते हैं कन्वेंशनल ग्रेड के एक्सीपिएंट्स यूज होते हैं। एंड दीज मेथड्स आर नॉट जनरली एसोसिएटेड विद ऑल्टरेशंस इन ड्रग मॉर्फोलॉजी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। नो हीट और सॉल्वेंट आर रिक्वायर्ड। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी हीट या सॉल्वेंट यहाँ पे रिक्वायर नहीं होता है। एंड ये जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो ड्रग की मॉर्फोलॉजी है, जो बाहर से आपकी अपीयरेंस है, उसमें कुछ भी ऑल्टरेशन नहीं होता है। बट अगर इसमें कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेजेस होंगे, तभी तो हमने यहाँ बोला है ना कि डायरेक्ट कंप्रेशन ज़्यादा प्रीफर होती है। तो वो क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, एक बार वो भी देख लेते हैं। देखो, ड्रग एंड एक्सीपिएंट्स विद कोहेसिव प्रॉपर्टीज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। मैंने बोला कि जो ड्रग एंड एक्सीपिएंट्स जिनके साथ कोहेसिव प्रॉपर्टीज है ना, सिर्फ वही मैं इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ। लार्ज पार्टिकल्स आर प्रिफर ड्यू टू द फ्लोएबिलिटी एंड बल्क डेंसिटी। लार्ज पार्टिकल्स ये ज़्यादा प्रिफर करते हैं क्योंकि उनकी फ्लो अच्छा होता है, बल्क डेंसिटी अच्छी होती है। अब ज़रूरी तो नहीं है ना हमेशा लार्ज पार्टिकल्स की टैबलेट बनानी पड़े, भाई हर टाइप की टैबलेट बनानी पड़ जाती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। लो कंपैटिबिलिटी ड्रग पाउडर डिस्प्लेस डिफिकल्टी इन टैबलेट फॉर्मेशन। अब जो मेरी मान लो मैंने ड्रग का पाउडर लिया, अब उसमें आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं है एक्सीपिएंट्स के साथ, तो वो डिफिकल्टी दिखाता है टैबलेट को फॉर्म होने में। तो ये कुछ कुछ इसके डिसएडवांटेजेस थे कि कोहेसिव प्रॉपर्टीज वाले करने पड़ते हैं, लार्ज पार्टिकल्स प्रिफर होते हैं और लो कंपैटिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला है कि ये हम स्लगिंग यूज करके कर लेते हैं, अगर इनसफिशिएंट कोहेसिवनेस हो फिर भी हम ये कर लेते हैं। पर अगर मैं एक जनरल बेसिस पे जाऊँ तो जिनकी कोहेशन प्रॉपर्टी अच्छी है वो हम ज़्यादा प्रिफर करते हैं। तो ये तो एक ड्रॉबैक हो गया ना।
अब हमने पढ़ा डायरेक्ट कंप्रेशन, ड्राई ग्रैन्युलेशन. सो we will discuss about the wet granulation and its disadvantages. Now water is frequently used as the granulation fluid. आप इसको भी नाम से याद रख सकते हो. wet means water, तो water आपका frequently use होता है granulation fluid की तरह, और heat employ होती है to dry the formed granules. देखो जब आपके granules बन जाते हैं वेट ग्रैन्युलेशन में, तो वाटर क्या है, आप उसमें वाटर डाल रहे हो, जब वाटर डाल रहे हो तो वो वेट हो जाएगा, तो हीट मेरे को डालनी पड़ेगी जिससे मैं उनको ड्राई कर पाऊँ ग्रैन्यूल्स को. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द थेरेप्यूटिक एजेंट इज केमिकली स्टेबल ड्यूरिंग द ग्रैन्युलेशन प्रोसेस. अब आपको इसमें कुछ कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि जो मेरा थेरेप्यूटिक एजेंट या ड्रग है वो केमिकली स्टेबल हो. ऐसा ना हो कि हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं और वही खराब हो जाए हमारी इन चीज़ों से, है ना, ये भी नहीं होना चाहिए. नाउ the wet granulation exhibits sufficient mechanical properties to be subsequently exposed to other unit operations. Example film coating. हम बोल रहे हैं कि जो हमारी वेट ग्रैन्युलेशन से जो बनता है ना, वो उसमें इतनी ज़्यादा सफिशिएंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कि जैसे हम उसकी फिल्म कोटिंग वगैरह भी कर दे, तो ये वेट ग्रैन्युलेशन एक अच्छी खासी मैकेनिकल प्रॉपर्टी की टैबलेट हमें देती है. Tablet quality is directly affected by the choice and concentration of binder and the type वॉल्यूम ऑफ ग्रैन्युलेशन फ्लूइड. हम बोल रहे हैं जो मेरी टैबलेट बनेगी उसकी जो क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है कि मैंने कैसा बाइंडर लिया है, क्या वॉल्यूम लिया है मेरे ग्रैन्युलेशन फ्लूइड का. ड्यू टू द नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशंस टू द रिक्वायर्ड, द मैन्युफैक्चर ऑफ tablets by wet granulation is not as efficient as other methods. Example direct compression. ये बोल रहे हैं कि हालांकि इसमें इतने सारे यूनिट ऑपरेशंस लगते हैं, तो जो इससे हमारी वेट ग्रैन्युलेशन से टैबलेट बन के आती है ना, वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती जितनी कि डायरेक्ट कंप्रेशन वगैरह से बन के आती है. देखो डायरेक्ट कंप्रेशन तो एक तो आपका टाइम भी बचा रहा है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, सिंपल मैंने सामान लिया कंप्रेस कर दिया. अब वेट में देखो पहले पानी डाल रहे हो, फिर उसको सुखा रहे हो, फिर उसको हम बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है स्ट्रेंथ वो अच्छी बन जाती है, पर उसमें इतने यूनिट ऑपरेशंस करने पड़ते हैं कि वो इतनी अच्छी टैबलेट नहीं दे पाती है. इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ोगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा. इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स, है ना, नंबर ऑफ स्टेप्स है कि नहीं है, पहले पानी डाल रही हूँ, फिर उसको हीट दे के सुखा रही हूँ, तो एक डिसएडवांटेज हो गया. दी प्रोसेस इज नॉट सूटेबल फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव एजेंट्स. मॉइस्चर सेंसिटिव मैं कैसे दे दूंगी, क्योंकि भाई पहले पानी डाल रही हूँ फिर हीट भी तो कर रही हूँ, तो वो चीज़ खराब हो जाएगी. एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत सारे यूनिट ऑपरेशन इन्वॉल्व है, और हम इसमें ना सोल्यूबल डाइज भी यूज़ करते हैं, तो वो भी ना क्या होता है कि ड्राइंग के टाइम ना आपके जो डाइज हैं वो इधर उधर माइग्रेट हो जाती हैं, तो ये सब चीज़ें खराब हो जाती हैं. तो आज हमने ये कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी हैं आपकी ग्रैन्युलेशन के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में. फिर टैबलेट प्रिपरेशन हमने 3 स्टेप्स पढ़ लिए, डायरेक्ट कंप्रेशन, ड्राई ग्रैन्युलेशन एंड वेट ग्रैन्युलेशन, 3 इसके टाइप्स पढ़ लिए. सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल मीट यू अगेन विद सम न्यू टॉपिक्स. टिल देन आप इन सबको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और जिसने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी यू कैन वॉच इट, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा. सो बाय बाय एवरीवन, कीप स्टडिंग एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.